गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बेटा। आज से पेज नंबर 98 से शुरू करेंगे बेटा। 98 पेज से हेडिंग रहेगी स्तूपों की खोज, डिस्कवरी ऑफ स्तूपास। अमरावती और सांची के बारे में जो डिफरेंस हुआ है उस डिफरेंस को हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। इसमें हम डिटेल से समझेंगे कि भी सांची तो बच गया और अमरावती नष्ट हो गया तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न रहे, वो सब चीज़ें। इसके तोरण द्वार को भी नीचे देख सकते हैं आप, तोरण द्वार यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक इधर यहाँ पर इस तरह की मूर्ति कला का नमूना दिखाई पड़ रहा है। ठीक है बेटा, आप शुरू करें। स्तूपों की खोज के विषय में देखिए बेटा, स्तूप क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं महात्मा बुद्ध से। और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वे महात्मा बुद्ध के पवित्र धार्मिक अवशेषों को इन स्तूपों में सुरक्षित रखते हैं और इसीलिए इनकी वैल्यू जो है, इम्पोर्टेंस है, वो बढ़ जाती है। बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर घूमने के पर्पज से आते हैं ताकि इस पवित्र जगह के दर्शन हो सकें, क्योंकि महात्मा बुद्ध के पवित्र अवशेषों को यहाँ पर जगह दी गई है। इसमें बेटा स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नियति, ये अब यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है। तो स्तूपों की खोज कैसे हुई? अमरावती और सांची दोनों स्तूपों के नाम हैं। अमरावती का स्तूप अब नष्ट हो चुका है, सांची का स्तूप एज इट इज बचा हुआ है। तो नियति वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है भाग्य। यानी अमरावती का दुर्भाग्य था कि वो नष्ट हो गया, सांची का सौभाग्य था कि यह बचा रह गया। जैसा कि हमने देखा, हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, यानी हिस्ट्री की बुक से या ग्रंथों से पढ़ने से हमें पता लग जाता है कि स्तूप किस तरह से बनाए गए और उनके अंदर किन किन व्यक्तियों का योगदान था, किस वजह से बने थे। साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास उस पुस्तक में या ग्रंथ में दिया रहता है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा को, जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक से अमरावती के स्तूप के अवशेष उसे मिल गए। यानी वह मंदिर बनवाना चाहता था 1796 में आंध्र प्रदेश के अंदर एक राजा, और उसे मंदिर बनवाने के लिए उसको काफ़ी मात्रा में मिट्टी की और पत्थरों की ज़रूरत थी। तो उसे अमरावती का स्तूप के अवशेष उसे मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय कर लिया कि वह इन पत्थरों का इस्तेमाल करेगा। उन्हें ऐसे लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा होगा। उसने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद इस छोटी सी पहाड़ी में क्या रखा है, कि कोई खजाना रखा है और वह इसको निकाल लेगा। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। ये कॉलिन मैकेंजी कौन है? ये एक इतिहासकार रहे हैं, बहुत अच्छे सर्वेक्षक और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रहे हैं। इन्होंने इस क्षेत्र की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां यहाँ पर पाई। कॉलिन मैकेंजी को बहुत सी मूर्तियां यहाँ पे मिली और उनका विस्तृत चित्रांकन भी यहाँ पे किया गया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं थी। यानी उन रिपोर्ट को कभी तैयार करके और कभी भी महत्व नहीं दिया गया। उसने ये सब काम किया, मूर्तियां भी ढूंढी, चित्रांकन भी किया। चित्रांकन मतलब होता है ऐसी एक फॉर्मेट पे उसने चित्र भी बनाए उनके, लेकिन उसकी रिपोर्ट को कभी परमिशन नहीं दी गई। 1854 में गुंटूर एक जिला है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। ये 1854 की बात है। ये उससे पहले हम किसकी कब की घटना पढ़ रहे थे? 1796 की पढ़ रहे थे। उसमें एक राजा मंदिर बनाना चाहता है, उसको मैटर चाहिए,
यानी जो सामग्री चाहिए मंदिर निर्माण के लिए उसको लगा के अमरावती के स्तूप से वह ले सकता है, उसको इस टीले के अंदर लगा के इसमें धन हो सकता है। कॉलिन मैकेंजी यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पे मूर्तियों के बारे में चित्रांकन को देखते हैं, समझते हैं। फिर 1854 में कमिश्नर यहाँ पे अमरावती की यात्रा के लिए निकलता है। उन्होंने कई और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए। बोलो बोलो। क्लियर आवाज नहीं आ रही बेटा? अब बताना मुझे। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। यानी गुंटूर जो जिला है आंध्र प्रदेश का, वहां का एक कमिश्नर था, उसने इस अमरावती की यात्रा की और उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर वहां जमा किए। बहुत सी मूर्तियां उसे वहां मिल गई थी, उन मूर्तियों को इकट्ठा किया और खुदे हुए पत्थर वहां से निकाले और वे उन्हें मद्रास लेके चले गए। यह व्यक्ति अपने पास में रख लिए, फिर कहाँ लेके चला गया है? मद्रास लेके चला गया है। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसका नाम क्या था? एलियट था। इस कमिश्नर का नाम क्या था? इसमें जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी उसका नाम था एलियट, और ये एलियट अपने साथ में जो भी चीजें मूर्तियां वगैरह थी उनको उठा करके मद्रास लेके चला गया। अब अब भी नहीं आ रही बेटा आवाज? अब बताना बेटा, आवाज आ रही है? ये आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अब भी क्लियर नहीं है? ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए बेटा। अब तो क्लियर आ जानी चाहिए बेटा आवाज। बिल्कुल माइक के पास से बोल रहा हूं मैं। अब क्लियर है बेटा? अच्छा, तो ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे इस चीज का। देखो बेटा, इसके अंदर एलियट का एग्जाम्पल आया। एलियट कौन है? ये कमिश्नर हुआ करते थे, मद्रास के अंदर इनकी ड्यूटी थी। फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश घूमने के पर्पज से आते हैं गुंटूर जिले के अंदर, जहां पर ये अमरावती का स्तूप बना हुआ है। और ये अपने साथ में मंदिर की जो मूर्तियां हैं, इस यहाँ पे मतलब स्तूप की जो मूर्तियां हैं, तोरण द्वार की जो मूर्तियां हैं, अपने साथ लेके चले जाते हैं। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला। ये इसी व्यक्ति की बात है जो कमिश्नर थे। ये पश्चिमी तोरण द्वार को उसने खोज लिया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। यानी जितने भी स्तूप इंडिया के अंदर बने हुए हैं, उन सबसे सुंदर और उन सबसे विशाल, यानी इससे बड़ा भी कोई और स्तूप नहीं था। अमरावती का स्तूप सबसे बड़ा था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगह पर ले जाए जा रहे थे। अब फिर आवाज नहीं आ रही बेटा? ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत आ गई बेटा? थोड़ा सा ध्यान लगाइए बेटा, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो मैं बिल्कुल, हाँ, पास से बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं ये बता रहा था कि अमरावती के स्तूप को दुनिया का क्या, हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग हम सोच के चलें, इंडिया के अकॉर्डिंग इसको विशाल और शानदार स्तूप माना गया है। शानदार का मतलब है कि ये इससे ज्यादा सुंदर स्तूप और कोई नहीं था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर जो हैं जगह जगह पर ले जाए जा रहे थे।
कभी जैसे उनका कोई पत्थर है वो कोलकाता म्यूजियम पहुंचाया गया, कोई मद्रास में पहुंचाया गया, कोई मुंबई में पहुंचाया गया, कोई इंग्लैंड में ले जाया गया। तो इस तरह से जो उनकी महत्वपूर्ण मूर्तियां थी, पत्थर थे, उनको उठा करके लोग ले जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे। यह भी एक संस्था है जो एक हिस्ट्री के लिए काम करती है, ऐतिहासिक चीज़ों को संभालने का काम करती है। तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यहाँ पर भी उनकी मूर्तियाँ और उनके जो बहुमूल्य पत्थर थे वो पहुँच गए। और तो कुछ मद्रास के अंदर इंडिया ऑफिस जो संस्था है वहाँ पहुँच गए, कुछ पत्थर लंदन तक पहुँच गए। और कुछ कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावतियों की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। यानी जितने भी अंग्रेज अधिकारी घूमने के पर्पज से यहाँ पे आए तो उन्होंने अपने साथ अमरावती की मूर्तियां जरूर लेके चले गए और उनके बाग बगीचों के अंदर उनको स्थापित कर दिया। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि इस उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया कि जितने भी अधिकारी लोग यहाँ पे आए हैं सब लोग मूर्तियां लेके गए हैं। तो हर जो भी अधिकारी यहाँ पे घूमने के पर्पज से आता था मूर्ति जरूर लेके जाता था। तो इस तरीके से जो अमरावती के स्तूप की लूट हुई है, अमरावती का स्तूप इस वजह से बिखर गया क्योंकि इसका संरक्षण की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जितने भी अधिकारी आए हैं उनकी भी सोच ऐसी है, वो उनसे एक एक करके दो ज्यादा मूर्तियां अपने साथ ले जा रहे हैं और अपने घरों की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन मूर्तियों को नहीं छोड़ रहे थे। पुरातत्ववेत्ता H.H. कॉल उन लोगों में एक जो अलग सोचते थे, ये इनकी सोच थोड़ा सा ठीक थी। ये पुरातत्ववेत्ता क्या, बेटा बाकी बच्चे बताओ मुझे, भूमिका तुम बताओ, आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है बेटा? अच्छा, तो हो सकता है ये इस तरह की इंटरनेट की प्रॉब्लम रही हो। वैसे मैं बिल्कुल माइक के पास से बोल रहा हूँ अब। हाँ तो मैं, अच्छा समझ आ जाती है। मैं एक दो बच्चों से और पूछता हूँ। हाँ बेटा अनुज, आवाज आ रही है हमारी? अनुज, ललित, आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ, अच्छा कभी कभी आती है, ऐसी बात तो नहीं। नहीं बेटा अब तो रेगुलर आनी चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल साफ क्लियर आवाज आप तक पहुंचाने की। अब हम आगे इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, सभी बच्चे ध्यान दो। पेज नंबर 98 पे ही हूं मैं अभी अभी आगे नहीं गए हैं। देखिए बेटा इसका लास्ट पैराग्राफ जो नीचे की तरफ दिया गया है, पुरातत्ववेत्ता H.H. कॉल, ये वाला पढ़ाएंगे। उन मुट्ठी भर लोगों में से थे जो अलग सोचते थे, यानी ऐसे लोग बहुत कम थे जो इस तरह की सोच रखते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। H.H. कॉल ने ये कहा कि जो चीजें आप यहाँ से उठा के ले जा रहे हो कहीं दूसरी जगह पे उनको एडजस्ट करोगे तो ये नीति मेरे को अच्छी नहीं लगती है। आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप यहाँ से ले जाते ही क्यों हो? अगर जहां जो चीज मिल रही है आप वहीं पे उसको संरक्षित कीजिए। आप कोई म्यूजियम बनाना है तो इधर ही बना दो, या फिर आप जहां वो मूर्ति मिल रही है उसको संरक्षित उसी जगह पे कर दो ताकि उसकी पहचान तो खत्म नहीं होगी। अब मान लीजिए आज आप मूर्ति को ले जाकर के किसी म्यूजियम में रख देते हो तो कल को जो भी आने वाली पीढ़ी है उसको देखने के पर्पज से लोग आएंगे तो उनको तो इतना भी नहीं पता रहेगा कि ये मूर्ति कहाँ पे मिली थी, इसलिए उसका महत्व नहीं जान पाएंगे, वो अमरावती का महत्व भूल जाएंगे। इसलिए उनका कहना था H.H. कॉल का कि जो चीज जहां मिल रही है आप उसको वहीं पे संरक्षित करो ताकि आने वाली पीढ़ी उस चीज का महत्व समझे और आगे भविष्य में ये समस्या ना आए। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए। उनका कहना था मॉडल रखिएगा, आप ओरिजिनल मत ले जाओ यहाँ से, आप मॉडल रख लो उसका,
क्योंकि मॉडल आप रख लेते हैं तो ओरिजिनल यहाँ पे बची रह जाएगी, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए। यानी अमरावती के बारे में जब उन्होंने ये बात कही तब तो उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और उसको लागू नहीं किया, किसी ने भी महत्व नहीं दिया। लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया। यानी जब सांची की बारी आई या सांची के संरक्षण की बात आई तो उस समय उनकी सारी बातों को मान लिया गया था। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती बहुत ज्यादा मूर्तियां ले जा करके लोग अपने बाग बगीचों की शोभा बढ़ा रहे थे। कोई उन्हें मुंबई लेके चला गया, कोई कोलकाता लेके चला गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कोई इंडिया हाउस चेन्नई के अंदर ले गया, और इस तरह से इसकी लूट होती रही और सब तमाशा देखते रहे। किसी ने भी संरक्षण के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अगर हम सांची स्तूप की बात करें, जैसे एच कोल जैसे विद्वान जो हैं वो जो चाह रहे थे कि भी जो चीज जहां मिल रही है उसको वहीं पे रखिएगा, लेकिन उनकी बात को अमरावती के संबंध में जब उन्होंने कही तो उनकी बात को नहीं सुना गया, लेकिन सांची के स्तूप के लिए उनकी बात को सुन लिया गया। सांची इस वजह से बच गया। आसपास के लोगों की सपोर्ट की बात करो तो आप लिख सकते हैं जैसे स्थानीय शासक थे वो भी मतलब अमरावती के स्तूप से मिट्टी वगैरह या पत्थर वगैरह ले जा रहे थे। इस वजह से उसके संरक्षण पे ना तो स्थानीय शासकों ने ध्यान दिया और ना ही किसी और ने ध्यान दिया, अधिकारियों ने भी ध्यान नहीं दिया। शायद अमरावती की खोज सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया। यहां देखिएगा बेटा, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया। शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, जब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे। यानी अमरावती की खोज पहले हुई है, सांची की खोज उससे बाद में हुई है। तो पहले लोगों को इतना महत्व नहीं था, पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज को इतना महत्व नहीं देते थे लोग। किसी भी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। पहले लोग नहीं समझते थे कि जहां जो चीज मिल रही है उसको उसी स्थान पर संरक्षित करने की जरूरत है। इसलिए ये लोग, बेटा ऐसा है, अमरावती का जो स्तूप है उसके विषय में ये रहता है बेटा कि भरहूत का स्तूप है, सांची का स्तूप है। ये स्तूप जो उत्तर की दिशा की तरफ है, ये स्तूप अशोक मान के बनवाए गए हैं। ये बहुत प्राचीन स्तूप था, बहुत पहले का स्तूप था। और ये स्तूप इसमें ये कंफर्म कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इसके विषय में कि ये बनवाया किसने था। लेकिन डेफिनेटली बौद्ध धर्म के जैसे अनुयायियों ने बनवाया होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वही इसमें आगे बढ़ चढ़ करके कार्य करते थे। जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए हैं, उनके शिष्य हुए हैं, उनके से बना है ये। 1818 में जब सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे। यानी यहाँ पे बताया गया है अमरावती के स्तूप के विषय में कि 1818 में जब सांची की खोज की गई थी तब तक इसके 3 तोरण द्वार खड़े थे, चौथा वहीं पर गिर गया था। टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए, उसके बारे में। यानी सांची के विषय में भी सुझाव आया था लोगों का, अभी आप यहाँ की चीजें भी ले जाओ। सांची की जो चीजें हैं जैसे मूर्तियां हैं या जो भी चीजें पत्थर वगैरह हैं, जो अच्छे बहुमूल्य पत्थर हैं, आप इनको ले जाओ। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस ले जाओ या लंदन ले जाओ। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा, क्योंकि जो स्थानीय शासिकाएं रही जिनका नाम है शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने लोगों को मना लिया था। खास तौर पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उनको मनाया, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मना लिया और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मना लिया, और उनको कह दिया कि आपको अगर इससे संबंधित कुछ चाहिए तो आप प्लास्टर का मॉडल ले जा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल हम नहीं देंगे।
आज भी यह बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य, यहाँ महाचैत्य का ये महास्तूप ही है, ये कोई और कुछ नहीं है। यहाँ पे वर्ड इन्होंने चेंज किया तो अमरावती का ही स्तूप है ये। अब सिर्फ एक छोटा सा टीला बन के रह गया है, जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है, क्योंकि उसकी सुंदरता लोग उठा के लेके चले गए हैं। यानी जो बहुमूल्य मूर्तियां वहां पे स्थापित थी उनको ले गए, उनके तोड़ द्वारों को तोड़ करके ले गए, उनके बहुमूल्य पत्थरों को उठा के ले गए। अब केवल वहां पे एक टीला बचा है, और इस तरीके से अमरावती का जो वैभव है या उसका जो गौरव है वो तो नष्ट हो गया, और सांची का स्तूप अब भी बकाया रह गया। सांची के स्तूप के विषय में भी ऐसी ही राय आई थी कि भी जब उसकी खोज हुई 1818 में, जब इसकी खोज हुई थी, तो उस समय कहा गया कि भाई इसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको या तो पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। लेकिन यहाँ के शासक बहुत अच्छे थे उस समय, जैसे सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम, इन दोनों ने किसी से कोई समझौता नहीं किया, और इनका ये मानना था कि जो चीज़ जहां मिल रही है उसको वहीं पे स्थापित रहना चाहिए, और उन्होंने उसी को इम्पोर्टेंस दी। और इन्होंने उन कंपनियों के लिए भी उनको इस चीज़ के लिए मना लिया कि आप यहाँ से कोई चीज़ नहीं ले जाएंगे, और ले जाएंगे तो आप प्लास्टर का मॉडल ले जाएंगे। तो यहाँ बेटा इस पूरे टॉपिक में ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सांची का स्तूप है वो क्यों सुरक्षित रह गया और अमरावती का स्तूप क्यों बर्बाद हो गया। ये क्वेश्चन बनेगा, इसके अंदर आप पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उसको लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, बताइए। इस टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब हम मूर्ति कला वाला टॉपिक शुरू करें। देखिए बेटा, मूर्ति कला 99 पेज पे है मूर्ति कला। इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह की मूर्तियां यहाँ पे मिली हैं, जो कि बनाना भी आसान नहीं रहा होगा। सारी पत्थरों पे उकेर करके बनाई गई हैं, और इस तरह के तोड़ द्वारों में इस तरह की बहुत ज़्यादा मूर्तियां लगी हुई हैं। हमने अभी अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी। यानी जो भी कोई व्यक्ति आते थे घूमने के पर्पज से, उनको ये दुर्लभ मूर्तियां लगती थी। उनको लगता था कि ऐसी मूर्तियां हमें दूसरी जगह पे कहीं से नहीं मिलेंगी। इतनी सुंदर मूर्तियां ये थी, इसलिए वे अपने लिए इन्हें रखना चाहते थे यादगार के तौर पर। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। पत्थर में गढ़ी कथाएं। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा। कथावाचक होते हैं जो कहानियां सुनाते हैं बोल बोल करके। जैसे कुछ लोग भजन गा करके लोगों ईश्वर की रचनाओं के विषय में जानकारी हमें प्रदान करते हैं, ईश्वर के महत्व को बयान करते हैं। उसी तरह से घुमक्कड़ जो साधु संत की भूमिका निभाते हैं और कथावाचक का काम भी करते हैं, यानी कहानियां सुनाते हैं। जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों, चारण चित्र को लेकर के घूमते हैं, यानी एक तरह से चारण समुदाय से बिलोंग होते हैं ये लोग, और कागज पर बने हुए चित्र अपने साथ रखते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं, क्योंकि उस कहानी के अंदर उस तरह के चित्रों का एक संबंध पाया जाता है। चित्र 4.13 देखिए। पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी, पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है। एक बार अगर हम इसको व्यू करते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि घास फूस की झोपड़ी नजर आ रही है और पेड़, आसपास पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, ग्रामीण दृश्य हमें दिख रहा है। परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला को गहराई से अध्ययन किया है, वे इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। जिन लोगों ने सांची की मूर्ति कला को ध्यान से देख रखा है, उसे समझ रखा है, तो वो ये मानते हैं कि जो ये चित्र बना हुआ है ये वेशांतर जातक नामक एक कहानी का दृश्य है, और ये सांची के स्तूप के विषय में लिखी गई थी। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया। यानी वो राजकुमार कैसा था? ये राजकुमार इतना दान कृपण था कि इसके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ ब्राह्मण को दे दिया, और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने के लिए चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं।
कि जैसे ही कोई भी इतिहासकार अपनी मूर्ति कला के बारे में व्याख्या करने की कोशिश करता है तो वो लिखित साक्ष्य का प्रमाण जरूर पेश करता है। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा है, इसमें कितने ज्यादा चित्र बने हुए हैं। ये जो चित्र है उत्तरी तोरण द्वार का ही है ये। और नीचे बोधि वृक्ष की पूजा, नीचे दाईं ओर बोधि वृक्ष की पूजा दिखाई गई है। तो ये तीन चित्र आपके सामने, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इस टॉपिक को पढ़िएगा, इसको देखिए। नीचे दाईं ओर यानी इस तरफ बोधि वृक्ष की पूजा, चित्र में वृक्ष है, आसन है, चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दें। नीचे मध्य में स्तूप की पूजा हो रही है और नीचे बाईं ओर धर्म चक्र प्रवर्तन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ हम तीन चित्रों को देख पाते हैं। इनके एक्सप्लेनेशन कई बार पूछी जाती है आपकी हिस्ट्री के अंदर। इस तरह के पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। इसके अंदर देखिएगा बोधि वृक्ष की पूजा हो रही है। ये किस बोधि वृक्ष की पूजा हो रही है? ये गया के अंदर जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये वह बोधि वृक्ष है जो महात्मा बुद्ध के गुजरने के बाद भी अब भी उसकी पूजा होती है, लोग उसकी पूजा अर्चना करने जाते हैं। तो ये है बेटा, कहाँ पर है ये? बोध गया के अंदर पड़ता है, जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुई। उससे पहले वो इतना ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुए थे, उसके बाद में वो महात्मा बुद्ध बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और बीच वाले चित्र में ये किसकी पूजा दिखाई गई है? ये स्तूप की पूजा दिखाई गई है, क्योंकि स्तूप के अंदर महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा जाता है और उसके प्रति सभी की भावनाएं नेक होती हैं। ये स्तूप है, तो स्तूप की पूजा जो है इसके अंदर दिखाई पड़ रही है। और इसमें जो स्तूप की पूजा के अंदर आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इधर है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र जो परिवर्तन है ये क्या कहता है कि जैसे आज आप अपने उसमें देख सकते हैं कि जो अपना कॉइन है, सिक्का है, उस पे भी इस तरह का चक्र जो है वो बना हुआ है। तो वो यहीं से लिया गया है, इस तरह की मूर्ति कला से ही लिया गया है। आप देख सकते हैं धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है कि जीवन के अंदर सुख और दुख जो हैं वो आते रहेंगे। ये जीवन का अभिन्न अंग होते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए। और जीवन और मरण जो है वो भी एक निश्चित सत्य है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो ये धर्म चक्र परिवर्तन होता है। जैसे विभिन्न अवतारों ने यहाँ पे जन्म लिया है इस धरा पर, और जब जब पाप बढ़ा है तो पाप का नाश किया है, उसके बारे में हमें विभिन्न प्रकार की कथाओं से पता चलता है। रामायण से, महाभारत से, पुराण से, मनुस्मृति से, बहुत से हमारे पास वेद हैं, उनके जरिए हमें पता चल जाता है। अब बेटा उपासना के प्रतीक, ये वाला टॉपिक देखिएगा। उपासना के प्रतीक देखिए। उपासना के प्रतीक बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए स्कल्पचर। अच्छा, देखिए बेटा, इसमें इतना बताना है कि जितनी भी मूर्तियां यहाँ पे मिली हैं तो उन मूर्तियों में वैसे तो आप जैसे देख करके उसका अंदाजा सही तरीके से नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो घुमक्कड़ कथावाचक होते हैं वो उनके बारे में भजन वगैरह सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं और अपने साथ में कागज पे बने हुए चित्र लेके चलते हैं, और वो उसके जरिए उसका एक संबंध सुनिश्चित करते हैं कि बताते हैं कि ये कहाँ यूज होती थी, इस तरह की मूर्तियों को रखने का, इस्तेमाल करने का क्या यूज रहा होगा। और इसके अंदर इतिहासकार जब इसकी जांच करके पता लगाते हैं तो उनका मानना है कि जो मूर्ति कला है वो बहुत ही अनूठी है और वेशांतर जातक से इस तरह की मूर्ति कला को लिया गया है। ये वेशांतर जातक एक कथा है और उस कथा के अंदर एक दानी राजकुमार का उल्लेख मिलता है। वह इतना ज्यादा दानी है कि अपने पास कुछ नहीं रखता, अपने पत्नी और बच्चों को साथ लेके चला जाता है और ब्राह्मण को सब कुछ दे जाता है। बस इतना सा बता रखा है बेटा। यानी मूर्ति कला के अंदर मूर्ति कला के जरिए ही सब कुछ समझाने की कोशिश की गई है कि भी जीवन के अंदर, जैसे मैंने ये तीनों मूर्तियों का एक्सप्लेनेशन दिया था कि इसके अंदर
जो है इस तरह की पत्थर पर उकेरी गई मूर्तियां हैं ये। इसमें बोधि वृक्ष की पूजा हो रही है जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसमें स्तूप की पूजा हो रही है जहां पर महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा जाता है, पवित्र माना जाता है। और धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब ये होता है परिवर्तन, कि इसके अंदर जीवन और मरण जो है वो निश्चित हैं और सुख और दुख भी निश्चित हैं। ठीक है बेटा, उन्हें बदल नहीं सकता है कोई भी। अब उपासना के प्रतीक को देखिए। बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। यानी बुद्ध चरित्र लेखन में क्या पता चलता है, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित उपलब्धियों का पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये मैंने अभी आपको बताया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई है, बिहार के अंदर, जहां उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उससे पहले उन्हें इतना ज्ञान नहीं था। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव के रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मूर्तिकारों ने महात्मा बुद्ध को मानव का रूप नहीं दिया, जबकि उनको कई दूसरे प्रतीकों के रूप में समझाने का प्रयास किया। जैसे कि महात्मा बुद्ध को यहाँ पे ना दिखा करके बोधि वृक्ष की पूजा है, स्तूप की पूजा है, धर्म चक्र परिवर्तन है। तो ये सारा जो है ये है तो रिलेटेड जो महात्मा बुद्ध से, उससे कोई अलग तो नहीं है ना। तो उनकी सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। आगे देखिए, इसमें कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव के रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए रिक्त स्थान। रिक्त स्थान यानी खाली छोड़ा गया है, मूर्ति के अंदर खाली स्थान छोड़ दिया गया है, बुद्ध के ध्यान की दशा को बयान करता है। माना जाता है कि इस महात्मा बुद्ध उस समय योग साधना में थे, इस वजह से उस स्थान को खाली छोड़ा गया है। तथा स्तूप महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए। स्तूप का मीनिंग क्या है, क्योंकि उसमें महात्मा बुद्ध के पवित्र धार्मिक अवशेषों को रखा गया है। इसलिए माना जाता है कि जब संसार को छोड़ करके महात्मा बुद्ध यहाँ से गए यानी मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उसके प्रतीक के रूप में स्तूप का इस्तेमाल किया जाता है। महापरिनिब्बाण का प्रतीक है। चक्र का प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया है। यानी चक्र का भी किसके प्रतीक के रूप में, महात्मा बुद्ध के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यह बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। तो इसका मतलब समझिए बेटा, सारनाथ के अंदर मैंने आपको कॉइन का एग्जाम्पल दिया था, सिक्के का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें सिंह जो है, शेरों वाली जो मूर्ति है वो वहां से प्राप्त होती है। और उस शेरों वाली मूर्ति के नीचे इस तरह का चक्र बना हुआ है। एक तरफ घोड़ा है और एक तरफ बैल नजर आता है। घोड़ा स्फूर्ति का प्रतीक होता है और बैल जो है ताकत का प्रतीक होता है। और इस तरीके से सत्यमेव जयते भी वहीं पे लिखा हुआ है। और वही हमारी इन जो इसके अंदर जो मुद्रा है उसके अंदर उसको जगह प्रदान की गई है। तो ये सारनाथ के अंदर महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे पहले दिए गए उपदेश का एक प्रतीक था। यहाँ धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, ये पहले सबसे पहले उपदेश दिया गया था, उसका नाम रखा गया है। ये जैसा कि स्पष्ट है, ऐसी मूर्तिकला को अक्षर से नहीं समझा जा सकता है। अगर हम इस मूर्तिकला के जरिए उसको समझने का प्रयास करें तो जल्दी से वो समझ में नहीं आता। उदाहरण के लिए पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था। उनका मतलब ये था कि केवल पेड़ का मतलब कोई एक पेड़ नहीं है, वरन एक बुद्ध के जीवन की घटना का प्रतीक था कि बुद्ध के जीवन में इस तरह की कोई घटना घटी थी। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जानें, कि इतिहासकार जो हैं कलाकृतियों का निर्माण करें, उनकी परंपराओं को जानें और उन लोगों को वो समझाएं। यहाँ पे एक और इस तरह की मूर्ति कला का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। ये एक तोरण द्वार के अंदर एक महिला का चित्र है जो कि ऐसे झूले के आकार में, यानी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एक झूले का इस्तेमाल करके और वो सपोर्ट लेकर के वहां पर अपने आप को रोके हुए है। यहाँ नीचे गजलक्ष्मी का विवरण पता चल रहा है। सांची में एक हाथी का विवरण है यहाँ, जिसमें पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं, हाथी भी नजर आ रहा है।
अब यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? आगे चलते हैं। लोक परंपराएं। बेटा जितने ये स्तूपों को बनाने में अच्छा समय कितना लगा? अच्छा, स्तूपों को बनाने में बेटा ज्यादातर तो कभी तो ऐसा कुछ स्तूपों के विषय में तो इतनी जानकारी दी गई है कि लगभग उनको बनाने में 50 वर्ष, किसी में 40 वर्ष, इस तरह का लिखा हुआ है। और जैसे अवधि इन्होंने इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की कोई अवधि इन्होंने बयान नहीं कर रखी। बस इतना दे रखा है कि कोई दूसरी सदी ईस्वी पूर्व का है, कोई तीसरी सदी ईस्वी पूर्व का है। मतलब उस समय का है जब महाभारत और को मतलब उस समय रचना काल चल रहा था, तो ये उसी समय पर इस तरह के ये महात्मा बुद्ध से संबंधित जो अवशेष हैं वो भी तैयार किए जा रहे थे, यानी इस तरह के स्तूप भी बन रहे थे उसी समय, ऐसा माना जा रहा है। हाँ, जाति और सोशल। पेज नंबर बताओ। हाँ, चैप्टर नंबर 3 में आप ही बता रहे हैं। पेज नंबर बताओ बेटा। जो भी आपको टॉपिक समझना है। जाति और सामाजिक गतिशीलता, देखिए बेटा, ये टॉपिक है वो, इसका मतलब समझिए, ये ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग इसको समझना है। जाति और सामाजिक गतिशीलता, ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से स्पष्ट होती हैं। यानी जाति को क्या मान रखा है ब्राह्मणीय शास्त्र, जो कहते हैं कि जन्म जिस भी जाति में हो जाता है तो वह वो उसको चेंज नहीं कर सकता, जन्म पर आधारित होता था। तो जाति का जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, ये ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार किया गया था। तो कुछ जातियों को तो श्रेष्ठता का दर्जा प्राप्त था और कुछ जातियों को श्रेष्ठता का दर्जा प्राप्त नहीं था। जंगल में रहने वाला निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे सुवर्णकार, इन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था। इसका मतलब समझिए कि पहले जो वर्ण बताए गए थे केवल 4 बता रखे थे। एक ब्राह्मण वर्ण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा शूद्र और चौथा वैश्य। तो इस तरह से हम ये मान के चलें कि जो तीसरा, एक बार फिर सुनिए, पहला जो है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। तो इस तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया था। तो ब्राह्मण को माना जाता है कि जो मनुष्य का सबसे सर्वोत्तम भाग है, ब्रह्मा ने इनको बनाया है, ब्रह्मा के वंशज हैं। और जो क्षत्रिय हैं वो उस मनुष्य की भुजाओं से, छाती से बने हैं, जिनका काम युद्ध लड़ना रहता है। और तीसरे का वर्ण का वैश्य समुदाय का ये रहता है कि ये लोग व्यापार करने वाले होते हैं। और चौथा जो वर्ण होता है, उस वर्ण का इन्होंने ये बताया कि ये तीनों इन समुदायों की सेवा करते हैं, तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। तो ये तो था वर्ण व्यवस्था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो इनसे अलग काम करते थे, जैसे कि सुवर्णकार, सुनार का काम करने वाले लोग, जैसे निषाद जो कि जंगल में रहने वाले व्यक्ति होते थे। इनका काम भी डिफरेंट, अलग तरीके का रहता था। तो ये इनमें से किसी भी वर्ण में समाहित नहीं हो सकते थे, इसलिए इनको जाति में वर्णित कर दिया गया। इसलिए ये जाति का जो टॉपिक है सामाजिक गतिशीलता का टॉपिक बन गया, यानी समाज जो है और आगे बढ़ गया और अधिक जातियों में बढ़ता चला गया। ये समाज में जो जातियों का प्रादुर्भाव हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि उन 4 वर्णों में तो उनको समाहित किया नहीं जा सकता था। जितने भी अलग अलग व्यवसाय होते चले गए और उनकी जातियां अलग अलग होती चली गई।
ये जातियां जो एक ही जीविका और व्यवसाय से जुड़ी होती थी, कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। तो बेटा इसमें यही बात पता चल रही है कि जो भी एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग थे वो उनकी एक अलग जाति बना दी जाती थी, और इस तरह से समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की जातियों का प्रादुर्भाव हो पाया है। आज आप सोसाइटी में देख सकते हो कितनी ज्यादा जातियां हैं, और ये सिर्फ इसी प्रकार की गतिशीलता का परिमाण है वो। ठीक है बेटा। और कोई? किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा। सभी बच्चे रेगुलर प्रेजेंट रहें और अपना काम करते रहें साथ साथ बेटा। टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन आंसर राइट कर लो। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। यस बोलो। 67। ओके। बोधिसत्व बेटा ये तो बहुत अच्छी कहानी है, इसके बारे में क्या समझाएं? देखो बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में यहाँ पे बताया गया है, और ये बनारस के अंदर वैसे चांडाल लोगों को बाहर रहने के लिए कहा गया था। और ये जो कहानी है वो कहाँ से ली गई है? मातंग जातक नामक कथाओं का जो एक विवरण है वहां से ली गई है। और बोधिसत्व कौन है? जो महात्मा बुद्ध के ही एक तरह से अवतार समझ लीजिए आप इनको, बोधिसत्व के रूप में ये इन्होंने जन्म लिया। और उस समय क्या हुआ कि बोधिसत्व जो हैं वो आते हैं और वो चांडाल के रूप में आते हैं। तो क्या किया इन्होंने? चांडाल के बेटे के रूप में इन्होंने जन्म लिया है, और उनका नाम है मातंग। किसका नाम मातंग है? बोधिसत्व का। और ये चांडाल वे लोग होते हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजातियों से बिलोंग करते हैं। इनको बाहर रहने के लिए कहा गया था। इन्हें लोहे के यानी जो कानों में कुंडल हैं या कहीं भी कोई भी आभूषण है लोहे का पहन सकते थे। और गांव में या शहर में कभी एंट्री अगर करते हैं तो अपने हाथों की हथेलियों को बजाते हुए एंट्री करेंगे, ताकि सबको पता लग जाए, सब छुप जाएं, इनको देखने से बच जाएं। यानी इनका देखना भी अशुभ मान लिया जाता था। और इस तरह का था बेटा। और ये लोग लोगों के फेंके बर्तन थे उनका इस्तेमाल ये लोग करते थे। और जिसका कोई भी मतलब सगा नहीं है, उस व्यक्ति के गुजरने पर उसकी अंत्येष्टि का जो काम होता था, यानी उसके शव को जलाने का काम होता था, वो यही करते थे। तो इस तरीके से इनके अपवित्र काम समझे जाते थे और लोग इनको देखना तक ठीक नहीं समझते थे। तो यहाँ पर ये व्यक्ति एक बार शहर में आ जाता है, बनारस शहर में, वाराणसी के अंदर। और यहाँ पर एक दित्य मांगलिक नाम की लड़की से इसकी मुलाकात होती है। वह उसको देख करके चिढ़ जाती है और वह ये बोलती है कि मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। वह तुरंत अपनी आंखें धोती है और उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं उनकी पिटाई करते हैं उस मातंग की। वह 7 दिनों तक नाराज होकर के उनके दरवाजे पर लेट जाता है। फिर उनका पिता, उस लड़की का पिता आता है 7 दिन बाद, और वह उस लड़की को उसे सौंप जाता है। और फिर उसके बाद उन दोनों की शादी होती है। मांडव्य कुमार नाम का इनका एक बेटा होता है जो कि 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। लेकिन वह अपने पिता को एक बार फटे हाल, उनका पिता अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेके उनके दरवाजे पे आता है। उनको लगता है कि ये पतित आदमी है, ये भिक्षा के पात्र नहीं है। तो उसने ये कहा ये सारा जो भोजन है ब्राह्मणों के लिए है और आप जैसे लोगों के लिए यह नहीं है। तो उसने उसका घमंड तोड़ने के लिए, और वह वहाँ से क्रोधित होकर के उसको कुछ बोलता है जिससे वो नाराज हो जाता है और वह वहाँ से चले जाते हैं, मातंग चले जाते हैं। और जैसे ही उसकी पत्नी को ये बात पता चलता है, दित्य मांगलिक को, तो वह उनके पीछे दौड़ती है, उसको माफ़ी मांग करके और फिर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वापस आप आइए घर पे।
लेकिन उसने कहा कि भाई इस मेरे भिक्षा पात्र में कुछ भोजन बचा हुआ है, वो उन ब्राह्मणों को खिला देना और उस मांडव्य को भी खिला देना, बस इतना ही इसमें बता रखा है। तो बेटा इसके अंदर जो नफरत का भाव समाज के अंदर दिखा रखा है उसकी उसको बयान किया है। ये सिर्फ एक कहानी है और ये मातंग जातक नामक कथा से ली गई है। बोधिसत्व जिसको हम महात्मा बुद्ध जो हैं उनका पूर्व जन्म के अंदर इन्हें बोधिसत्व कहा गया है, यानी बोधिसत्व के रूप में इनका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ था और उसका यहाँ पे बयान किया गया है। और कोई बेटा किसी तरह की क्वेरी हो किसी बच्चे की? अब आप लीव कर सकते हैं। ओके बेटा, टॉपिक को तैयार कर लें, अपना लिखने का है, पढ़ने का है, याद करने का है। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, लीव कर सकते हो। ललित, हिना, लीव कर लीजिए। एक 34, एक 34, एक 34।